नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं करंट अफेयर। तो इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिशन सिंह बेदी का निधन 23 अक्टूबर 2023 को हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे और किस खेल के कप्तान थे? रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया। उसका उद्देश्य क्या है? किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्टायर इम्फाल इंडियन नेवी को सौंप गया है? अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिशन सिंह बेदी का निधन 23 अक्टूबर 2023 को हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे, किस खेल के कप्तान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह क्रिकेट खेल के कप्तान थे। कौन थे? बिशन सिंह बेदी इनका पूरा नाम था। ठीक है, यह है बिशन सिंह बेदी, एक क्रिकेट खेल के कप्तान थे, पूर्व कप्तान थे। अब इनका निधन हो गया है 77 वर्ष की उम्र में। किशन सिंह बेदी का निधन 23 अक्टूबर 2023 को हो गया है। उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। भारत के लिए कुल 67 टेस्ट खेले हैं। कौन? किशन सिंह बेदी ने। किशन सिंह बेदी ने भारत के लिए कुल 67 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 266 विकेट लिए हैं। 30 अगस्त 1979 को बेदी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। 22 टेस्ट मैचों में कप्तानी किसकी रही? तो बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 4 मैचों में कप्तानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, लॉन्च करते हुए उस टाइम का फोटोग्राफ है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुखों की मौजूदगी में 21 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। इसे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से चलाया जाता है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा राजकला, उद्भव कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राजकला और रणनीति विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक सरकारी पहल का हिस्सा है। प्रमुख सेना इसके हैं जनरल मनोज पांडे, नौसेना है एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। ठीक है, तीनों प्रमुख सेनाओं के नाम आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सेना के प्रमुख कौन हैं? थल सेना के जनरल मनोज पांडे, नौसेना के एडमिरल आर कुमार, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्टायर इम्फाल इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट 15B को इंडियन नेवी में सौंप दिया गया है। तो ये रहा प्रोजेक्ट 15, अब जो फोटोग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसको अब इंडियन नेवी में सौंप दिया गया है।
ठीक है। अत्याधुनिक स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का निर्माण मंझगांव डाक शिपबिल्ड लिमिटेड ने किया है। इसे 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज़ है ये। इम्फाल यार्ड के बारे में बताएं आपको तो निर्माण इसका मझगांव और डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। इसका डेवलपमेंट 7400 टन का है। अधिकतम स्पीड इसकी है 30 नॉट। इसमें 75% स्वदेशी सामान लगा हुआ है। ठीक है। यह मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगा। ब्रह्मोस जैसी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लैस होगा। इसके अलावा यह स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्च पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है और इसमें 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट सहित स्वदेशी हथियार लैस रहेंगे। कितने तरह के वारशिप होंगे इसमें? तो इसमें कारवेट होगा, फ्रिगेट होगा, डिस्ट्रॉयर होगा और एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये सभी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रोजेक्ट 15B के बारे में बताएं तो इसका पहला तैनात है विशाखापट्टनम में, दूसरा है मोरमुगांव में, तीसरा है इम्फाल में, चौथा है सूरत में। इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, आपको अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश के से टकराया? अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन से टकराया है। ठीक है। इस चक्रवात को तेज नाम भारत ने रखा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इससे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया है। यह 23 से 24 अक्टूबर को देर रात यमन के तट से टकराया। इसने ओमान के बड़े हिस्से को भी प्रभावित किया है। यमन देश में गृह युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ के माइन अब्दुल मलिक सईद माइन को पीएम नहीं मान और लगभग आधा देश विद्रोही के कब्जे में है जो कि माइन को पीएम नहीं मानता। इसकी राजधानी है अदन, मुद्रा है यमनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने चक्रवाती तूफान का नाम मानसून किस देश ने रखा है? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामुन किन देश ने रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान ने। ठीक है। ईरान ने इसका नामकरण किया है। अरब सागर में आए साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बना है। इस चक्रवाती तूफान को हामुन नाम दिया गया है। यह नाम ईरान ने रखा है। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एशिया से लोगों को हटाने का आदेश दिया है। यह धीरे धीरे उत्तर और पूर्वी तट को बढ़ेगा। 25 अक्टूबर शाम को आसपास खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तट के पार करने की संभावना है। भारत से इसके टकराने की आशंका नहीं है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिंद महासागर में तूफान कैसे आता है? हिंद महासागर में सागर क्षेत्र 13 देश चक्रवाती तूफानों के नाम तय किए करते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान तक सऊदी अरब और यमन शामिल हैं। यह 13 देश हैं। पहले से ही नाम का तट लिस्ट बनाकर रखते हैं। जैसे चक्रवात इन देशों में किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में मौजूद अलग नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। इससे चक्रवात की न केवल आसानी में पहचान होती है बल्कि बचाव के अभियान भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता है। चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं?
तो चक्रवाती तूफान एक कम दाब का क्षेत्र बनता है। जब चक्रवाती तूफान उठता है तो यहाँ सवाल होगा कि समुद्र में कम दाब का क्षेत्र क्या होता है और यह कैसे बनता है। तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है या कहें कि जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है तो उसी गर्मी से हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं दौड़ती हैं। इसी को कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होते हैं इसलिए यह प्रक्रिया बहुत विशाल हो जाती है। गर्म हवा ऊपर चली जाती हैं और बड़े इलाके से हवा आ जाती हैं, लेकिन ऊपर उठने वाली हवाएं भी ठंडी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है और ऐसे में ऊपर की हवाएं जो ठंडी हो चुकी हों फिर नीचे आना चाहती हैं और यह तूफान में बदल जाती हैं। हवा बहुत तेज़ी से घूमने लगती है। समुद्र धरती में ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी को सोखने में बड़ा योगदान देता है। यह पूरी तरह से कहें कि यह चक्रवाती तूफान के जरिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में 15% लोग हकलाहट का शिकार हैं, जिससे चलते लोग कई तरह के मानसिक परेशानियों का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए यह दिवस जागरूकता के लिए आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसे 1998 में मनाया गया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्टंटरिंग एसोसिएशन आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार जैन बने हैं। ठीक है, ये हैं संजय कुमार जैन AIRCTC के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? CMD बने हैं, नए चेयरमैन डायरेक्टर बने हैं। IRCTC भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम होता है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवा को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पंडित अजायज चक्रवर्ती और विश्व भारती निकेतन को, इसरो का चंद्रयान टीम को और गार्डन रिच रिपब्लिक और इंजीनियर्स को, ये सभी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत का सम्मान दिया है। आई होप कि समझ गए होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस ने हैं। इन्होंने अक्टूबर 2023 को दुर्गा भारत सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। इन 12 देशों में हिम तेंदुआ उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। ज़्यादातर ऊंची और ठंडी जगह पर रहते हैं। हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तिल दिवस मोल डे कब मनाया जाता है? तिल दिवस मोल डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। मोल पदार्थ का SI मात्रक होता है। यह इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का बेस यूनिट है। किसी मोल का
एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने में ही कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। पोलियो के बारे में बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए हर साल यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित प्रभावित पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। डॉक्टर जोनास साल्क ने साल 1955 में 12 अप्रैल को ही पोलियो से बचाव की दवा की दुनिया के सामने रखी थी। अगस्त 2020 तक के आंकड़े के अनुसार अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 ही राष्ट्र हैं जहां पोलियो वायरस अभी भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।